आज के इस गहन विश्लेषण में हम पीरियोडिक टेबल के एक ऐसे हिस्से पर बात कर रहे हैं जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की चर्चाओं में नहीं आता। बिल्कुल। हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर आज का विषय है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। मतलब जो सुपर हैवी तत्व होते हैं ना, उनके नाम कैसे तय होते हैं। और ये जिम्मेदारी IUPAC की होती है, जो रसायन विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करती है। सही कहा। तो हमारा मकसद आज इसी तार्किक प्रणाली को गहराई से समझना है। देखिए, असल में होता क्या है कि जब कोई नया भारी तत्व खोजा जाता है ना, तो उसके आधिकारिक नामकरण में कई बार बहुत साल लग जाते हैं। हाँ, अक्सर विवाद भी होते हैं। एकदम सही। तो इस देरी से बचने के लिए IUPAC ने एक बहुत ही व्यवस्थित फॉर्मूला बनाया है, ताकि वैज्ञानिक बिना किसी इंतजार के तुरंत नाम रख सकें। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? मतलब जब हम 100 के पार जाते हैं। ये पूरी तरह से संख्याओं का खेल है। हर अंक के लिए 0 से 9 तक एक लैटिन या ग्रीक मूल शब्द फिक्स कर दिया गया है। अच्छा, हर अंक का अपना एक कोड है। हाँ, जैसे 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 4 के लिए क्वाड और 9 के लिए एन। ठीक है। नियम बस इतना है कि परमाणु क्रमांक के अंकों के हिसाब से इन शब्दों को जोड़िए और आखिर में सफिक्स के तौर पर ईएम लगा दीजिए। ईएम। तो अगर मैं इसे 101 पर लागू करूं, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए निल और फिर से 1 के लिए अन। हाँ, और आखिर में ईएम। तो क्या ये अनिल अनियम बनेगा? बिल्कुल सटीक। 101 तक की एकदम सीधा लगता है, लेकिन उच्चारण को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कुछ दिलचस्प अपवाद भी हैं। अपवाद जैसे क्या? जैसे अगर कोई मूल शब्द 2 यानी बाई या 3 यानी ट्राई पर खत्म होता है, तो आखिर में ईएम जोड़ते वक्त हम डबल आई का इस्तेमाल नहीं करते। एक आई हटा दिया जाता है। हाँ, एक आई ड्रॉप हो जाता है। तो इसका मतलब 102 के लिए अनिल बायम की जगह स्पेलिंग में सिर्फ एक आई रहेगा। सही पकड़ा। यानी ये अनिल बियम बन जाएगा। और इसी तरह 103 का नाम अनिल ट्रियम होगा। बोलने में भी ये ज्यादा आसान है ना? और एक और बड़ा मजेदार पहलू है अंक 7 को लेकर। 7? उसमें क्या अलग है? विज्ञान में वैसे तो 7 के लिए अक्सर हेप्ट का इस्तेमाल होता है। हाँ, हेप्टागन और वो सब। लेकिन इस खास प्रणाली में हेप्ट नहीं बल्कि सेप्ट का इस्तेमाल होता है। सेप्ट? अच्छा, तो 107 का नाम अनिल हेप्टियम नहीं होगा, बल्कि अनिल सेप्टियम होगा। एकदम सही। ये एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। हाँ, ये तो ट्रिकी है। और स्पेलिंग के एक और ट्रैप की बात करूं तो वो 109 के साथ है। 109? 9 के लिए एन बताया था आपने। हाँ, तो 109 का नाम बनता है अनिलेनियम। अब क्योंकि एन में पहले से डबल एन होता है, तो नाम में भी डबल एन आता है। अच्छा, लिखते समय लोग अक्सर एक एन खा जाते होंगे। बिल्कुल, स्पेलिंग में यही गलती सबसे ज्यादा होती है। अगर हम इन सबको एक साथ देखें, 101 से 118 तक, तो ये पूरी व्यवस्था एक यूनिवर्सल शॉर्टहैंड की तरह लगती है। हाँ, एक तरह का गुप्त कोड है। जैसे 101 अनिलजिनियम है, तो उसका 3 अक्षरों का सिंबल UNU हो गया। 118 अनन ऑक्टियम है, तो UUO। और यहां तक कि अगर भविष्य में मान लीजिए 120वां तत्व खोजा जाता है, तो उसका नाम अनबाइनीलियम या UBN पहले से ही तय है। मतलब वैज्ञानिकों को आपस में बहस नहीं करनी पड़ेगी कि नया नाम क्या रखें। यही तो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। किसी नए तत्व के मिलते ही ये प्रणाली बिना किसी विवाद के तुरंत एक सर्वमान्य नाम और सिंबल दे देती है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक है। बस परमाणु क्रमांक देखो और नाम तय कर लो। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें जाते जाते विज्ञान के भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। वो क्या? क्योंकि ये नामकरण की प्रणाली 120 और उससे आगे भी अनंत तक चल सकती है, तो क्या भविष्य में ऐसे बेहद भारी और अस्थिर तत्व बनाए जाएंगे जिनका अस्तित्व सिर्फ कुछ मिलीसेकंड का हो? लेकिन इस गणितीय प्रणाली के कारण उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। हाँ, तत्व भले ही तुरंत खत्म हो जाए, पर विज्ञान के पन्नों पर उसका नाम हमेशा रहेगा। ये तो सच में ब्रह्मांड की असीमित संभावनाओं की ओर इशारा करता है। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार है।